स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम महासागरीय नितल के उच्चावच या ओशनिक रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है, ओशनिक रिलीफ फीचर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, शेल्फ ब्रेक, कॉन्टिनेंटल राइज, अबेसिनल प्लेन्स, रिज एंड ट्रेंचेस। और हिंदी में बात करें तो ये है महासागरीय मगन तट, ये है महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, ये है महाद्वीपीय उत्थान, ये है गहरे महासागरीय मैदान जो होते हैं वो, ये कटक, ये गर्त, और भी अन्य उच्चावच परिस्थितियां हैं जिनको हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महाद्वीप, कॉन्टिनेंट के ठीक पास में जो भाग है जिसे कहते हैं महाद्वीपीय शेल्फ या फिर इसे महाद्वीपीय मगन तट भी कहा जाता है। इसका ढाल सबसे पहले तो काफी मंद ढाल है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसका ढाल बहुत जेंटल स्लोप्ड है, 1 डिग्री का स्लोप है, बहुत ही जेंटल, बहुत मंद ढाल। गहराई की अगर बात करें, जितना भी आपको महासागरीय क्षेत्र दिख रहा है उसमें से सबसे कम गहराई इसी भाग की है। ये शैलोएस्ट पार्ट है ओशन का, या सबसे उथला भाग है महासागर का। और इसकी गहराई की अगर बात करें तो 180 मीटर, ये तो इसकी औसत गहराई है, एवरेज डेप्थ। वैसे ये डिफरेंट ओशंस में, डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग होती है इसकी गहराई। 30 मीटर से लेकर आपको 600 मीटर गहराई तक इसकी देखने को मिलती है। अब अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, जहां कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है, महाद्वीप खत्म हो रहा है, वहां से कितना इसका विस्तार है, तो ये विस्तार जो है ये कोई फिक्स्ड किलोमीटर्स में नहीं है। हर एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो विड्थ है, चौड़ाई, वो अलग अलग होती है। औसत स्तर पे, एवरेज बेसिस पे बात करें तो 80 किलोमीटर एवरेज आपको विड्थ या फिर चौड़ाई देखने को मिलती है। कई 100 किलोमीटर तक भी ये चौड़ाई होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की। जैसे साइबेरियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, साइबेरियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो कि रशिया के उत्तरी भाग में है, वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विस्तार बहुत ज्यादा है और उसकी चौड़ाई लगभग 1500 किलोमीटर है। तो ये काफी चौड़ा है साइबेरियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो इस तरह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये महाद्वीप का ही विस्तृत भाग होता है जो महासागरीय जल से ढका हुआ होता है। इट इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट विच इज कवर्ड विद ओशनिक वाटर। और ये वाला जो स्लोप वाला, ये वाला जो रीजन है, जेंटल स्लोप, मंद ढाल वाला, ये शेल्फ वाला क्षेत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाद्वीपों से जो भी नदियां आती हैं वो सीधा सबसे पहले कहाँ जाकर गिरती हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले क्षेत्र में। जब नदियां आकर यहाँ पर गिरेंगी तो नदियां यहाँ जमा करेंगी अवसाद, सेडिमेंट्स, और जो अवसाद नदियां यहाँ जमा करती है यही कुछ वर्षों बाद फॉसिल फ्यूल्स के रूप में या फिर जीवाश्म ईंधन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जो क्षेत्र होता है, महाद्वीपीय मगन तट वाला भाग, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के अलावा ये शेल्फ वाला रीजन मत्स्यन, फिशिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ प्रवाल भित्तियां जो है, कोरल रीफ्स, वो भी यहाँ डेवलप होती हैं। तो काफी महत्वपूर्ण भाग है। और ये वाला जो शेल्फ वाला रीजन है, इसकी अगर बात करें तो चौड़ाई कई जगह अलग है, जैसा कि अभी हमने देखा, पर इसकी विड्थ एक और पॉइंट से रिलेटेड है, वो है कॉन्टिनेंटल कोस्ट के ऊपर माउंटेन्स। जब महाद्वीप, आसपास जो महाद्वीप है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास, अगर वहां पर फोल्ड माउंटेन्स है, बिल्कुल तट के पास वलित पर्वत है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चौड़ाई थोड़ी कम होगी। जिस तट के पास वलित पर्वत हैं उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई कम है। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ अमेरिका जो है उसके पश्चिमी तट के पास यहाँ पे स्थित है रॉकी माउंटेन, और रॉकी माउंटेन के यहाँ स्थित होने के कारण नॉर्थ अमेरिका का ये जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ के कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चौड़ाई ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ का कॉन्टिनेंटल शेल्फ फोल्ड होके और माउंटेन बना चुका है। इसीलिए जहाँ पे भी फोल्ड माउंटेन्स है कोस्ट के पास, तट के पास, वहाँ महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई थोड़ी कम पाई जाती है। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, यहाँ एंडीज माउंटेन्स है, और इन एंडीज पर्वत के कारण साउथ अमेरिका के भी पश्चिमी भाग में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है। नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में जो अटलांटिक ओशन वाला कोस्ट है, यहाँ के कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है।
तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चौड़ाई जो है उसका सीधा संबंध है पर्वत से, वलित पर्वत से। जहां वलित पर्वत है वहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चौड़ाई थोड़ी कम पाई जाएगी। तो ये तो हुआ कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बेसिक चीज। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां खत्म होती है उसके बाद यहां आगे शुरू हो जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप या महाद्वीपीय ढाल। जहां ढाल शुरू हो रहा है और शेल्फ खत्म हो रही है वहां जो भाग है उसे कहा जाता है शेल्फ ब्रेक। शेल्फ ब्रेक के बाद शुरू हो जाता है महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कितनी गहराई है और क्या है। देखिए महाद्वीपीय ढाल जो है उसका जिस तरह से आपको स्लोप नजर आ रहा है, काफी स्टीप स्लोप है, काफी तीव्र ढाल है, सीधा नीचे आ रहा है। सो इसीलिए स्लोप की अगर बात करें तो इसका स्लोप 2 से 5 डिग्री या फिर उससे कहीं ज्यादा अधिक होता है। 2 डिग्री से 5 डिग्री तो होगा ही, बट उससे भी ज्यादा भी पाया जाता है। काफी तीव्र ढाल है, स्टीप स्लोप है। और ये जो स्लोप वाला रीजन है यहाँ से इकट्ठा होकर जब पानी नीचे की तरफ गिरता है तो इस कॉन्टिनेंटल स्लोप वाले रीजन में पानी जल काफी ज्यादा अपरदन करता है। वाटर इरोड्स अ लॉट एंड व्हेन दिस स्लोप गेट्स इरोडेड a huge depression sort of thing is formed here। जब ये ढाल, ये शेल्फ है, शेल्फ से जब स्लोप पे पानी गिर रहा है काफी ज्यादा मात्रा में, किसी नदी के द्वारा लाया गया काफी ज्यादा जल, तो यहाँ पर एक गर्त जैसी बन जाएगी, यहाँ पे इरोजन होगा, अपरदन होगा। और उस इरोजन के कारण जो यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट होगा उसे कहते हैं एक गहरी घाटी, या फिर आप इसे सबमरीन कैनियन कह सकते हैं। तो जहां पे भी कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप वाले क्षेत्र में जनरली सामान्यतः समुद्री कैनियन पाई जाती है, कैनियन। तो ये एक बहुत प्रमुख उच्चावच है जो स्लोप पे देखने को मिलता है। तो ढाल काफी तीव्र है, इसी ढाल के ऊपर आपको महासागरीय कैनियन या सबमरीन कैनियंस देखने को मिलेगी। कैनियंस जब इरोजन करके और ढाल से नीचे की तरफ जब जल आता है और कैनियंस बनती हैं, तो कैनियंस का यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स थे, अवसाद थे, वो सारे अवसाद ढाल के नीचे आकर यहाँ आकर जमा हो जाएंगे। और जब ये ढाल के नीचे आकर जमा होंगे सारे अवसाद, तो उनके एकत्रित होने से ठीक ढाल के नीचे पदेन क्षेत्रों में, ये जो नीचे वाला फुट रीजन है स्लोप का, यहाँ पे काफी सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। और सेडिमेंट्स की डिपॉजिशन से यहाँ बनता है एक थोड़ा सा उभरा हुआ भाग जिसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल राइज, या फिर इसे कह सकते हैं महाद्वीपीय उत्थान। और ये महाद्वीपीय उत्थान जो है इसका ढाल काफी मंद होता है, बहुत जेंटल स्लोप है ये इस तरह से, और ये इसका 1 डिग्री का स्लोप होता है। और ये बेसिकली इसी का एक्सटेंडेड पार्ट मान लीजिए, स्लोप का ढाल का ही विस्तृत भाग है। अब जो कॉन्टिनेंटल स्लोप हम कर रहे हैं अभी, कॉन्टिनेंटल स्लोप का एक मेन रिलीफ फीचर जो कैनियन हमने किया है, और कॉन्टिनेंटल स्लोप के ठीक नीचे कॉन्टिनेंटल राइज। स्लोप वाला रीजन ओशनिक रिलीफ फीचर का एक मेजर पार्ट है जिसमें कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले पार्ट को कनेक्ट किया जाता है कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेन से। तो ये महाद्वीपीय ढाल वाला भाग उच्चावच में एक ऐसा भाग है जो कि महाद्वीपीय मगन तट को जोड़ता है महासागर के गहरे मैदानों से। अब जो नेक्स्ट हमारा रिलीफ फीचर है जो है गहरे मैदान, इसको हम डिस्कस करेंगे। गहरे मैदानों में देखिए, मैदान महाद्वीप जो होता है उसका सबसे विस्तृत भाग है, सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड है। डायग्राम में बहुत छोटा बनाया क्योंकि जगह कम थी, बट महासागरीय जो मैदान है, जितना भी ओशनिक बेसिन है, जितना भी ओशनिक रीजन है, उसका 75.9% एरिया ऑफ ओशनिक बेसिन वो मेनली महासागरीय मैदानों से ढका हुआ है। ये मैदान जो है ये पूरे महासागरीय उच्चावच वाली स्थिति अगर देखें उनमें सबसे ज्यादा समतल भाग है, सबसे ज्यादा समतल, मोस्ट फ्लैट एंड मोस्ट एक्सटेंडेड रीजन ऑफ ओशनिक रीजन, ये जो लिख रहा है आपको। और प्लस इसके ढाल की अगर बात करें, समतल है काफी ज्यादा, दैट मीन्स इसका ढाल बहुत मंद होगा, ये जेंटल स्लोप्ड होगा। बहुत कम ढाल है इसका, 0.5 डिग्री स्लोप है, बहुत ही मंद ढाल। और ये जो महासागरीय मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है बारीक अवसादों से।
बारीक अवसाद। बारीक अवसाद या आप कह सकते हैं फाइन सेडिमेंट्स से बना हुआ ये प्लेन रीजन, और इस प्लेन रीजन में छोटे मोटे माइनर रिलीफ फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये तीसरा प्रमुख भाग जो मैदान हम कर रहे हैं डिस्कस, इसे एबेसिल प्लेन्स भी कहा जाता है। इस मैदानी क्षेत्र में कुछ छोटी मोटी उच्चावच स्थिति देखने को मिलती है। उन छोटे मोटे पर्वतों और रिलीफ फीचर्स को अभी देखते हैं। तो मैदानों के उच्चावच देखिए छोटे मोटे। ओशनिक प्लेन्स में जो सबसे मेन रिलीफ फीचर देखने को मिलता है वो है ओशनिक रिज, या फिर आप इसको कह सकते हैं महासागरीय कटक। महासागरीय कटक जैसा कि हम पहले बहुत सी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें कॉन्टिनेंटल क्या ओशनिक रीजन में महासागरीय क्षेत्रों में जहां डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, अपसारी प्लेट किनारे, वहां अक्सर कटक का निर्माण होता है, रिजेस बनती हैं, और यही इसी तरह की रिज यहाँ पे बनाई गई है। तो कटक का मतलब है महासागर में अपसारी प्लेट किनारों पर बनी पर्वतमाला, उसे हम कटक कह रहे हैं, जिसका उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। अटलांटिक ओशन में एस आकार की एक बड़ी सी कटक है, और ये महासागरीय मैदान का ही भाग होती है। कटक के अलावा दूसरा जो मेजर रिलीफ फीचर है वो है सी माउंट। सी माउंट को हम समुद्री पर्वत भी कह सकते हैं, समुद्री पर्वत। अब ये जो समुद्री पर्वत है ये भी ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से। कोनिकल शेप्ड वॉल्केनिक जो माउंटेन्स होते हैं उनको कहा जाता है सी माउंट, मतलब शंकु आकार के जो ज्वालामुखीय पर्वत महासागरीय मैदान के ऊपर देखने को मिलते हैं, ये होते हैं सी माउंट। बट सी माउंट जो है इनकी हाइट 1000 मीटर से ज्यादा होगी। अब ये 1000 मीटर कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है? ये सी लेवल से नहीं हो रहा, महासागर का जो मैदान है उससे 1000 मीटर, लगभग 1000 मीटर ऊंचे होते हैं ये, और ये हमेशा पानी से ढके हुए रहते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं। सी माउंट्स के अलावा एक और टर्म है सी नोल्स, या इसको आप कह सकते हो समुद्री नोल। समुद्री नोल भी ज्वालामुखी पर्वत ही होता है। इस ज्वालामुखी पर्वत और इस पर्वत में सिर्फ इतना अंतर है कि इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है। महासागरीय मैदान से 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले जो पर्वत होते हैं उनको सी नोल्स कहते हैं, 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले को समुद्री पर्वत कहते हैं, और अपसारी प्लेट किनारों पर जो पर्वतमाला होती है उसको कटक कहते हैं। अब ये जो समुद्री पर्वत है, समुद्री पर्वत जब अपर्दित होता है, इरोड होता है किसी भी रीजन से, सी वेव्स या फिर और भी जल के कारण जो अपर्दन होता है, उसके कारण बनते हैं गेयॉट्स। और गेयॉट्स जो मैदान है उस पर एक ऐसी उच्चावच स्थिति है जिसमें एक पर्वत होता है, पर पर्वत का जो ऊपरी शिखर वाला भाग है ये सपाट होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। So it is also a volcanic mountain, but this volcanic mountain has eroded topmost section which is flat from upwards. So ये एक ऐसा ज्वालामुखी पर्वत है जो ऊपर से काफी ज्यादा अपरदित हो चुका है, और इसका जो शिखर भाग है वो बिल्कुल सपाट है, समतल। इस तरह के जो समतल शिखर वाले या सपाट शिखर वाले जो पर्वत होते हैं उन्हें गेयॉट्स कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे गहरे महासागरीय मैदानों की। गहरे महासागरीय मैदान सबसे विस्तृत भाग है, इस पे विभिन्न छोटी मोटी उच्चावच परिस्थितियां देखने को मिलती है, जैसे कि ज्वालामुखीय कटक, गेयॉट्स, सी माउंट या फिर समुद्री पर्वत, सी नोल आदि। अब इसके बाद लास्ट जो रिलीफ फीचर है उसको देखेंगे। अच्छा, जो महासागरीय कटक अभी हमने डिस्कस की, जो अब सारी प्लेट किनारों पर होती है, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर, कई बार रिज वाला सेक्शन काफी ऊंचा निकल जाता है और ओशनिक जो वाटर लेवल होता है उससे भी ऊपर आ जाता है। जब भी कभी कटक का कुछ भाग महासागर के जल के ऊपर आ जाएगा तो वो बनेंगे महासागरीय क्षेत्र में कुछ छोटे मोटे द्वीप। तो रिजिस का जो अपर सेक्शन होता है, जब वो सी वाटर से ऊपर निकलता है तो उससे बनते हैं बहुत सारे आइलैंड्स। अब जो लास्ट रिलीफ फीचर है उसको देखेंगे। ये है महासागरीय गर्त या ओशनिक ट्रेंच, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रही।
ओशनिक ट्रेंच या गर्त बनती है महासागरीय क्षेत्रों में अपसारी प्लेट किनारों पर, या फिर आप इनको कह सकते हैं कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर एक डिप्रेशन क्रिएट होता है जहां दो प्लेट्स आपस में आकर मिलती हैं और दोनों प्लेटें धंसती हैं, उसके कारण एक गहरी गर्त बनती है, उसी को हम कह रहे हैं गहरी महासागरीय गर्त। अब गहरी महासागरीय गर्त जो है ये महासागर का सबसे गहरा भाग होती है, और इसकी गहराई यदि देखें तो महासागर का जो मैदानी क्षेत्र है, प्लेन रीजन जो है, उससे लगभग 3 to 5 किलोमीटर डीप होती है। ये जो मैदान है इससे 3 से 5 किलोमीटर ज्यादा 3 से 5 किलोमीटर गहराई में ही देखने को मिलती है। सो ये हो गई महासागरीय गर्त। जहाँ पे भी ओशनिक रीजन में महासागरीय गर्त बनी होती है वो जनरली अपसारी प्लेट किनारे होते हैं, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। और कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर ओशनिक रीजन में जब कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज होती है तो वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ज्वालामुखीय उद्भव होते हैं और उससे बनते हैं कई सारे ज्वालामुखीय द्वीप। सो इस तरह से महासागरीय क्षेत्र में अपसारी प्लेट किनारों पर ये इस तरह की गर्त भी बनती है, और गर्त का सीधा संबंध होता है द्वीपीय चाप से, क्योंकि जहां पे भी गर्त बनी हुई है उसके आसपास कहीं ज्वालामुखी उद्भव होता है और उस ज्वालामुखी उद्भव से बनती हैं द्वीपीय चापें, द्वीपीय चाप, या फिर आप इसको कह सकते हैं आइलैंड आर्क। और महासागरीय गर्त के साथ हमने ओशनिक रिलीफ फीचर्स जो है मेन वो देख लिए, बट कुछ एक आध चीजें और हैं उनसे रिलेटेड, वो देख लेते हैं डायग्राम के साथ। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमने 4 मेजर जो रिलीफ फीचर्स हैं उनको डिस्कस किया। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, प्लेन्स, डीप ओशन प्लेन्स एंड ट्रेंचेस। और प्लेन्स में जो छोटे मोटे उच्चावच है रिलीफ फीचर्स उनको भी देखा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जो रीजन है, जैसा हमने देखा कि औसत जो इसकी गहराई है वो लगभग होती है 180 मीटर, तो उसको राउंड फिगर में 200 मीटर कर देते हैं। स्लोप्स जो होते हैं, ये जो महाद्वीपीय ढाल जो है, इनकी गहराई होती है 200 मीटर से लेकर लगभग ये आपको 3000 मीटर तक आपको देखने को मिलेंगे, 3000 मीटर। उसके बाद 3000 से आप नीचे जितना गहराई तक महासागर का बेस है वहां तक लगभग 6000 मीटर तक आपको दिखेंगे ये मैदानी क्षेत्र, 3000 से 6000 की गहराई में। और गर्त वाला जो भाग है ट्रेंचेस, ट्रेंचेस आपको 10,000 मीटर डेप्थ तक देखने को मिलेगी। तो ये हर एक भाग की अलग अलग गहराई है। इसमें जो 4 भाग हमने किए हैं उच्चावच में, सबसे पहला शेल्फ, दूसरा ढाल स्लोप महाद्वीपीय ढाल, तीसरा महासागरीय मैदान, और चौथा ओशनिक ट्रेंचेस या गर्त। सबसे बड़ा भाग है ये मैदान जो 75.9% है टोटल ओशनिक बेसिन के एरिया का। शेल्फ रीजन जो है ये 8.6% एरिया में स्प्रेड है, और ये जो ढाल वाला क्षेत्र है ये 8.5% क्षेत्र में है। बाकी 7% में आपको ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं गर्त। तो ये हो गई महासागर के उच्चावच। शेल्फ खत्म होती है शेल्फ ब्रेक पर, उसके बाद ढाल शुरू होता है, ढाल के बाद मैदान, मैदान में बहुत सारे उच्चावच जैसे कि कटक के अलावा गेयॉट, सी माउंट, सी नॉल्स आदि, और लास्ट पार्ट है ट्रेंचेस का संबंध किससे है? द्वीपीय चापों से। तो ये हो गए महासागर के प्रमुख उच्चावच। बाकी महासागर से संबंधित और अन्य चीजों का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।